आज हम जीव विज्ञान के सबसे फंडामेंटल, सबसे दिलचस्प सवालों में से एक को समझने वाले हैं। सवाल यह है कि आखिर जीवन खुद को बनाए कैसे रखता है, मतलब जीव अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो चलिए इन हाथ से बने नोट्स की मदद से इस शानदार सफर पर निकलते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले समझेंगे कि जनन या रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे इसके अलैंगिक तरीके, मतलब एसेक्सुअल मेथड्स। उसके बाद लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दुनिया में चलेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि फूलों वाले पौधों और इंसानों में ये सब कैसे काम करता है। तो ठीक है, सबसे पहले फाउंडेशनल सवाल, जनन यानी रिप्रोडक्शन असल में है क्या, और ये इतना जरूरी क्यों है लाइफ के लिए? तो जनन, इसकी सीधी साधी परिभाषा ये है कि ये वो प्रोसेस है जिससे कोई भी जीव अपने जैसे नए जीव पैदा करता है। सिंपल है ना? लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये प्रोसेस सिर्फ किसी स्पीशी को बचाने के लिए नहीं है। असल में ये विकास यानी इवोल्यूशन की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स भी है। देखिए, रिप्रोडक्शन के दौरान होता क्या है, डीएनए की कॉपी बनती है ना? इसी से तो माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। पर एक सवाल है, क्या ये कॉपी एकदम 100% परफेक्ट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हमेशा छोटे मोटे बदलाव यानी वेरिएशंस आ ही जाते हैं। और मजे की बात यह है, ये यही छोटे छोटे बदलाव किसी प्रजाति को बदलते माहौल में अडैप्ट करने और जिंदा रहने में मदद करते हैं। तो अ की टेक अवे हियर इज, विभिन्नता यानी वेरिएशन ही एग्जिस्टेंस की चाबी है। अच्छा, तो अब हम जनन के पहले टाइप पर आते हैं, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, अलैंगिक मतलब बिना लिंग के। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पेरेंट काफी है। तो इसका सबसे पहला तरीका है विखंडन या फिजन। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में बहुत कॉमन है। अब इन नोट्स में जरा देखिए, इसके दो टाइप दिखाए गए हैं। एक है द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन, जहां एक सेल बस दो में टूट जाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अमीबा। और दूसरा है बहुखंडन मल्टीपल फिजन, जहां एक ही सेल एक साथ कई सारी कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इसका एक बहुत ही जाना माना उदाहरण है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया फैलाता है। अगला तरीका है मुकुलन यानी बडिंग। और यहां इन नोट्स में हाइड्रा का क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। देखिए, पेरेंट की बॉडी से एक छोटा सा उभार, एक बड निकलता है। ये धीरे धीरे बड़ा होकर एक नन्हे से हाइड्रा में बदल जाता है, और फिर जब तैयार हो जाता है तो बस अलग हो जाता है। कितना सिंपल और एलिगेंट तरीका है? अच्छा, अब दो ऐसे तरीकों पर आते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन असल में काफी अलग हैं। पहला है पुनर्जनन यानी रीजेनरेशन। सोचिए, एक जीव है जैसे कि प्लेनेरिया। अगर उसका कोई हिस्सा कट जाए तो वो उस कटे हुए हिस्से से पूरा का पूरा नया जीव बना लेता है। ये तो एक तरह की सुपर हीरा वाली हीलिंग पावर है जो रिप्रोडक्शन बन गई। दूसरी तरफ है खंडन या फ्रैगमेंटेशन। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोची समझी प्रोसेस है, जहां जीव जानबूझकर टुकड़ों में टूटता है ताकि हर टुकड़ा एक नया जीव बन सके। और खंडन को समझने के लिए स्पाइरोगायरा से बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। अभी अभी हमने इसकी बात की, और यहां देखिए, ये लंबा धागे जैसा जीव कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। और इसका हर एक टुकड़ा, हर एक फ्रैगमेंट एक बिल्कुल नए स्पाइरोगायरा में डेवलप होने के लिए तैयार है। कमाल है। पौधों और फंजाई में तो कुछ और भी मजेदार तरीके हैं। एक है बीजाणु निर्माण, मतलब स्पोर फॉर्मेशन। इसमें छोटे छोटे बीजाणु यानी स्पोर्स से नए जीव पैदा होते हैं, जैसे ब्रेड पर लगने वाली फफूंद। फिर आता है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें तो कमाल ही हो जाता है। पौधे के किसी भी हिस्से से, जड़, तना या पत्ती से ही पूरा का पूरा नया पौधा उग जाता है। आलू इसका एक अच्छा उदाहरण है। और आखिर में एक बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। ये लैब में होता है, जहां पौधे के एक छोटे से टिश्यू से हजारों नए पौधे उगाए जा सकते हैं। और ये जो कायिक प्रवर्धन है ना, इसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म। इसको पत्थर चट्टा भी कहते हैं। इन नोट्स में जरा ध्यान से देखिए, इसकी पत्ती के किनारों पर ये जो खांचे हैं ना, इन्हीं से छोटी छोटी कलियां निकल रही हैं। और ये कलियां बस जमीन पर गिरती हैं और बूम, एक नया पौधा तैयार। तो अब तक हमने अलैंगिक जनन को तो अच्छे से समझ लिया। ये तेज है, सिंपल है, काफी एफिशिएंट है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंगिक जनन की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए इसका पता लगाते हैं।
तो सवाल था, लैंगिक जनन क्यों जरूरी है? जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ अलैंगिक जनन के फायदे हैं, आबादी तेजी से बढ़ती है, सारे अच्छे गुण बने रहते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। वो ये कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवांशिक विभिन्नता बिल्कुल नहीं होती। तो सोचिए, अगर माहौल अचानक बदल जाए तो विविधता की कमी की वजह से पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो सकती है। और बस यहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हीरो बनकर आता है। लैंगिक जनन में जैसा कि हम जानते हैं 2 पेरेंट्स शामिल होते हैं। नर और मादा की जनन कोशिकाएं, जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं, वो आपस में मिलती हैं और एक जाइगोट बनाती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो है इस मिलाप से पैदा होने वाली आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। और यही डाइवर्सिटी किसी भी प्रजाति के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की गारंटी है। तो चलिए अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्शन में देखते हैं, और इसकी शुरुआत हम करेंगे फूलों वाले पौधों से। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें फूल ही उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसा इन नोट्स में साफ साफ दिखाया गया है, पुंकेसर यानी स्टेमन ये नर हिस्सा है, और स्त्री केसर यानी पिस्टल ये मादा हिस्सा है। और एक मजे की बात बताऊं, कुछ फूलों में जैसे सरसों में ये दोनों हिस्से एक ही फूल में होते हैं, जबकि पपीता जैसे कुछ पौधों में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। पौधों में फर्टिलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जैसा है। सबसे पहले होता है परागण यानी पॉलिनेशन, जिससे पॉलन ग्रेन मादा हिस्से तक पहुंचता है। स्टेप 2, वहां पहुंचकर एक पराग नलिका, एक पोलन ट्यूब उगना शुरू होती है, जो नर गमीट को ओव्यूल तक ले जाती है। स्टेप 3, जब वो दोनों मिलते हैं तो होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। इसके बाद ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एक बीज, एक सीड में बदल जाता है, और आखिर में जब सही हालात मिलते हैं तो यही बीज अंकुरित होकर एक नए पौधे को जन्म देता है। अच्छा, पौधों की कहानी तो हमने समझ ली। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल पर, मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इंसानों में रिप्रोडक्टिव लाइफ की शुरुआत होती है यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी से। ये वो स्टेज है जब शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कुछ बदलाव तो लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसे होते हैं, जैसे बालों का उगना, और कुछ बदलाव थोड़े स्पेसिफिक होते हैं जो उन्हें सेक्सुअली मैच्योर बनाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज का बदलना या लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत। तो पहले नर जनन तंत्र को देखते हैं। इन नोट्स के हिसाब से इसके मेन पार्ट्स क्या हैं? पहला है वृषण यानी टेस्टीज, जहां शुक्राणु यानी स्पर्म बनते हैं। फिर है शुक्रवाहिका, वास डेफरेंस, जो एक ट्रांसपोर्ट ट्यूब की तरह काम करती हैं, और साथ में कुछ सहायक ग्रंथियां, एक्सेसरी ग्लैंड्स भी हैं। इनका काम है एक फ्लूइड बनाना, जो स्पर्म को पोषण भी देता है और मूव करने में भी मदद करता है। अब आते हैं मादा जनन तंत्र पर। इसमें सबसे पहले हैं अंडाशय, ओवरीज, जो हर महीने एक अंडाणु यानी ओवम रिलीज करते हैं। ये ओवम फिर जाता है अंडवाहिनी यानी फलोपियन ट्यूब में, और यही वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एम्ब्रियो बनता है वो गर्भाशय यानी यूटरस में चला जाता है, जहां वो आगे डेवलप होता है। अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल को देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं। पहला है रजोदर्शन यानी मेनार्की, जिससे मासिक धर्म की शुरुआत होती है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद आता है लगभग 9 महीने का गर्भकाल, जेस्टेशन पीरियड, और फिर लाइफ में आगे जाकर रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के साथ ये साइकिल नेचुरली बंद हो जाता है। तो आज हमने जो भी समझा उसके आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। एक तरफ है अलैंगिक जनन जो स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता देता है। दूसरी तरफ है लैंगिक जनन जो वेरिएशन यानी विविधता लाता है। तो सवाल ये है कि इन दोनों के बीच का जो ये अद्भुत संतुलन है, क्या यही वो वजह है जो हमारी पृथ्वी पर जीवन के इतने सारे अलग अलग रूपों को संभव बनाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।